कुछ ही नहीं समझाना, जिसने जैसा समझना है वो वैसा समझे बस। अब पहले भी जैसे सर वो मेरा पहले वाला मैंने बताया था, मुझे लोगों ने पागल भी कहा कि नशे वगैरह भी करती। हाँ देखो कैसे कैसे, मतलब कि पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए कि जहाँ नशा तो क्या सर, मैं तो सामने भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि नशा देखने का भी। बट ठीक है, मैं इतनी बड़ी दुनिया है, कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, कोई मैं किस का मुंह जाकर बंद करूँ और मैं क्यों सफाई दूँ, जब हमें पता है कि हम अंदर से कैसे हैं और हमारे ईश्वर को पता है। जान हमने उसको देनी है, कर्म उसके पास लेकर जाने हैं, नरक स्वर्ग वो भुगताने उसने। ये लोग क्या करें, 4 दिन बातें बनाएंगे, फिर कोई इनको और टॉपिक मिल जाएगा और किसी की बातें बना लेंगे, फिर वो उस काम में लग जाएंगे। हमारा वाला जो एक हर चीज़ का घाव हरा होता है, तब तक जैसे मीडिया की बात कर लो सर, एक मिल गया उसके ऊपर खूब बात करेंगे, जब उनको कोई एक नया केस मिल जाएगा फिर उसको छोड़ देंगे, हालांकि चाहे वो चलता रहे साइड बाय साइड, पर उस नई चीज़ को लेकर उसके ऊपर। जब हमें पता है कि हम पागल हैं, अगर खुद के अंदर उतनी बुद्धि होती है उनके अंदर, तो ये नहीं सोच सकते जो पागल होता है वो इतना पढ़ सकता है, वो जॉब कर सकता है, नहीं कर सकता। वो खुद पागल एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है एक तरीके से। वो अपनी दुनिया में है पर वो एक डिपेंड टाइप उसकी ज़िंदगी हो चुकी है। तो जो खुद सेल्फ डिपेंड है, मतलब तुम्हारे अंदर ही वो सोचने की क्षमता ही नहीं है कि एक पागल इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। अगर मैं आज हॉस्पिटल में मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट उनका कर रही हूँ, अगर मैं खुद पागल हूँ तो मुझे कौन रखेगा, मैं कैसे उनको समझूंगी। तो उन लोगों के साथ जो बातें बनाई जा रही है तो वो तो बेवकूफ़ी है, छोड़ दो उनको, उनका सोचने का लेवल इतना है, कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। और मेरे अंदर तो सिर्फ यही आ गया, छोड़ दो, जिसको जो समझना है समझो, मुझे कोई लेना देना नहीं रहा है। बस ये कि जो अपना होता है उसको बारी बारी, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि पूरी उम्र ताउम्र रहता है, उनको थोड़ा, बाकियों को तो छोड़ ही दिया, उनको उनको थोड़ा समझाने पर फिर भी अड़ जाते हैं सर कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा भाव ये नहीं है, समझो समझो। तैयार ही नहीं है उनका मन उन्होंने वही देखना है जो उन्होंने एक बार दिमाग में वो पिक्चर बिठा ली उस चीज़ की। लिटरली आज कोई तकलीफ हो रही है, ये सब काट देना सर अगर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो, कि मैं कह रही हूँ कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं या ओसीडी की वजह से भी। अब ओसीडी वाला तो मैं कह रही हूँ सर, जैसे मुझे ठीक है, अब मान लो कुछ हुआ कि लग गया, ठीक है लग गया, पहले अगर बाहर का भी ऐसा कुछ लग जाता था, इतनी एंजाइटी, इतनी घबराहट हद से ज़्यादा कि दिमाग, मुझे शुरू में इतना पता नहीं था। मम्मी को मैं इतना कहती कि मम्मी मेरा दिमाग खा रहा है, मुझे बस एक इतना ही शब्द मेरे दिमाग में था कि मेरा दिमाग खाता है मुझे, क्योंकि वही है ना कि वो उसी बार बार उस थॉट पे आके अटक गया, तो वो खुरापाती दिमाग है, वो बस ठीक नहीं होता था। लग गया बस यूँ, मेरे तो शिवरिंग भी शुरू की, घबराहट इतनी कि हाथ पे कांपते थे सर। मेरा लिटरली मेरा भाई भी कह देता था, बाद में मैं ठीक हुई, कहते थे अभी भी क्यों कांप रही है, मेरे यूं कंपन होता था पूरे शरीर के अंदर ही। शायद पता नहीं ओसीडी कौन सी स्टेज में ऐसा कुछ होता होगा सर। अब लग रहा है ये ज़रूर आएगा कि गंदा है, बस ये नहीं कि इस गंदगी की वजह से मेरे अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगी, या ये किसी और के अंदर फैल जाएगा, या ऐसा तो मेरे अंदर कभी कोई कहते हैं जम्स, ये लगभग कंटामिनेशन ओसीडी में ये जो काउंसलर ये बोलते हैं कि उनके मन में ये आता है कि जम्स लग जाएंगे, फिर वो बीमारी होएगी, फिर वो बीमार होएगा, कहीं मैं मर गई तो, या मेरा रिश्तेदार को कुछ हो गया तो। मेरे अंदर ये तो कभी हुआ ही नहीं सर। बाई चांस एक टाइम मेरे हाथ ना भी धुले हैं ना खाना खाने से पहले, तो मैं खाना भी खा लेती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं आता कि मेरे हाथ बहुत ही गंदे हैं या मैं खाना नहीं खा सकती। अब यही होता है सर, लग गया एक बार ज़रूर आएगा कि बस इतना ही आता है कि गंदा है, पर ये नहीं कि जम्स लग गए मर जाऊंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब वो एंजाइटी भी जो एक सीवियर लेवल पे, बॉडी तो शायद आपने भी मेरी कभी कांपती अभी तक तो नहीं देखी होगी, एक ही दिन हुआ है खैर वैसे, पर सर नहीं कांपती है मेरी, पहले बहुत शिवरिंग होती थी बॉडी के अंदर। बस वो थॉट से एक बार ज़रूर दिमाग में आएगा, पर उसकी वजह से बॉडी का जो वो था ना रिस्पॉन्स देना, वो नील सा हो गया है। कर दिया आप तो भी ठीक है, नहीं किया तो कोई ना, वो एक बार क्लिक तो वो थॉट्स करेगा, मैं ये नहीं कहती नहीं करेगा, गंदा है। अब मान लो गाड़ी का गेट भी मैंने खोला है ना सर, एक बार हाथ पर यूँ लगेगा कि यार ये गाड़ी यहाँ से निकली थी, इसके ऊपर ये लगा हुआ था, और छोड़ दिया। मैं बैठ भी गई आके, मैंने कोई हाथ नहीं धोए, मैंने कंट्रोल है मेरा मेरे ऊपर, मुझे पता है, मुझे कोई शिवरिंग नहीं हो रही, कोई मेरी बॉडी वो नहीं कर रही। मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ, मेरा फोकस भी सिर्फ आपकी बातों पे है। पहले सर यूँ मैं गेट के
जैसे हाथ अभी भी आते हैं थॉट्स, मैं ये नहीं कहती नहीं आ रहे हैं, नहीं लगाती थी या लगा लिया तो पहले इसको खोल लूँगी, फिर पहले हाथ धोकर आऊँगी, फिर आकर जैसे भी, ये सब तो आपको पता ही होता है। आती हूँ मैं, अभी आप सामने आपके, मैं गेट भी खोलती हूँ, मैं बंद भी कर देती हूँ, ठीक है। वो क्लिक एक बार थॉट्स दिमाग में मेरे ज़रूर करता है कि मैंने लगा दिया, बट कोई बात नहीं, लग गया सो लग गया, कोई बात ही नहीं है। बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर गई अपने आप ही, बस ये सब है सर थोड़ा सा। बट एक जो डर है ना इस चीज़ के पीछे का, घर वालों को भी यही डर बैठा हुआ है कि यहाँ आएगी तो फिर हमें कहेगी कि बाथरूम अभी मेरे से नहीं धुल रहा है, आप दो। अभी मैं बुआ के घर पे रह रही हूँ, हालांकि साफ़ सफाई पूरी रहती है घरों में, ऐसा कुछ नहीं है सर, अपना अपना हर कोई साफ़ सफाई से ही रहता है। अब नहीं आता इतना कुछ। पहले ये था कि नहाने से पहले एक बाल्टी को सर्फ साबुन से ही धोना, फिर उसके, अब अगर ठीक है छुटता नहीं है सर पूरा, नॉर्मल पानी से ज़रूर धोएंगे, पर ज़रूरी नहीं कि उसके आप ऊपर सर्फ साबुन ही लगाओ, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो धीरे धीरे जो एक ज़्यादा स्टेज है ना, वो एक साबुन से नॉर्मल पानी पे भी आ गए हैं हम। और हो सकता है सर वो भी धीरे धीरे हो सकता है छूट ही जाए, एक भी गंदा लगे तभी हो, पर आई डोंट नो कि माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं है। एक फाइनल निष्कर्ष तक मैं खुद नहीं, अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई ईश्वर का क्या है। पर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शायद, अब मैंने कल अपनी मामी और से ये बात की, क्योंकि यहाँ बुआ के पास तो मैं कब तक रहूँगी, मेरे को अपने घर पे, और मेरे घर पे इस तरह का माहौल है कि यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। उनको वही मेरी चीज़ें दिखाई देती है जो मैं सीरियस स्टेज में करती, मम्मी मुझे बचा ले, मेरा बहुत तंग हो रही हूँ, मेरा काम पर है, मेरा दिमाग खा रहा है, मुझे बारिश, अगर बाहर हूँ बारिश का आकर कुछ गिर गया तो मेरी माँ भी खुद मेरे बराबर पागल होने पे आ गई थी सर, मैं ये नहीं कहती। वो मुझे देख के इतना उनके मन में थैली है तो उनको धोकर ही डालना है। थैलियाँ भी धोती थी सर मैं प्लास्टिक वाली, ये नहीं कहती। जब अब पिछली बार मम्मी आई तो मम्मी कहती बेटा मेरी तबीयत खराब, वो उनको ऐसा लगता था कि मेरी बेटी तंग हो रही है, इसे बेटर कि मैं कर दूँ, क्या पता ये इसका शरीर ठीक रहे, ये इसका दिमाग ना खाए इसको सारा दिन, ये रिलैक्स हो जाए। पर वही है सर, वो एक टेम्परेरी इलाज ही होता है। सामना कर करके अगर निकाल देती उसी टाइम तो आज इतना गंदा हालत होता भी नहीं। मैं आई थी पिछली बार, तब मैंने कहा नहीं मम्मी मैं थैलियाँ नहीं धुलवाऊँगी, और मैं अपना धोना होगा वो मैं अपने आप धो लूँगी, मैं आपको नहीं कहूँगी कुछ भी। और मैंने कहा आप धोना भी मत, मैं कहूँ तो भी बस ठीक है। हाँ, मैं एकदम धोने से ये नहीं कह सकती कि मैं डायरेक्ट नॉर्मल थैली में डाल लूँगी, मैं नहीं डाल पाऊँगी, चाहे उसको कपड़े से पोंछ दो। पर धोने से मैंने घटा करके उसको कि साबुन और लगा के उसको धोया मैंने, उससे बेटर कि सिर्फ नॉर्मल गीला कपड़ा किया उससे मैंने एक बार पोंछ लिया। तो थोड़ा सा उस स्टेज को मैं एक कम लेवल पर ले आई। और ठीक है, धीरे धीरे मैं बाकियों को देखती हूँ कि ये भी, इसने भी तो कर लिया, फिर तुझे क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। उन चीज़ों को देख कर भी मैं ये चीज़ें कैच करती हूँ, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, तो शायद कुछ ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट OCD ऐसे मैं कह दूँ सर, मैंने जड़ से ख़त्म करती, मैं जड़ से नहीं ख़त्म कर सकी, सिर्फ मैं उस चीज़ को कंट्रोल में लेके आ रही हूँ धीरे धीरे। मेरे एंजाइटी भी काफ़ी कम है, ऐसी बात नहीं है, तो शायद सर ठीक हो जाएगी, ये भी ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि वो चीज़ धीरे धीरे मेरा माइंड पकड़ गया है कुछ ऐसा इन चीज़ों को, कि होता कुछ भी नहीं है, ये कि वहम ही है, मरते तो हम है ही नहीं। अरे वाह, OCD के पीछे तो कभी इंसान नहीं मर सकता, बस यही है सर, दिमाग में तो अभी यही चल रहा है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि बहुत सी भूलें हमसे हुई हैं, बहुत सी चीज़ों को हमने असली में नहीं देखा, अर्थात कुछ चीज़ों को हमने भ्रामक तरीके से देख के ही उसको सच मान लिया। हो सकता गंदगी होती ना। जी सर, मेरे तो जैसे 2016 में ट्रिगर हुई है, 2015 में शादी, 2014 तक तो मैं बिल्कुल परफेक्ट, मतलब शरीर मेंटल हर चीज़ से मैं सही थी। 15 के बाद चलो जो टॉर्चर जो भी हुए हैं ज़िंदगी में, मैं उन दिनों को भी याद करती हूँ। अब जैसे कि मान लो कपड़ा नीचे गिर गया तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती, उसको दोबारा धोना ही पड़ता है। और उस टाइम सर जब मैं जॉब करती थी, PG में रहती थी, तो कपड़ों का यूँ ढेर ही होता था कि अलमीरा में, जब अलमीरा खोलते थे ना कई बार पूरा ढेर ही नीचे आके गिर जाता था। तो उस टाइम ये थॉट्स दिमाग में थी कि यहाँ पर अब यही होता है कि यहाँ पर वहाँ गई हुई चप्पलें आई होगी, जो भी OCD हर पर्सन में ये सेम सी ही कंडीशनें होती है। वहाँ वाली चप्पल यहाँ आ गई होगी तो वो यहाँ लग गया, फिर मेरा कपड़ा इसके ऊपर गिरा, उसके ऊपर लग गया, फिर मैं पहनूंगी। ये नहीं कि जम्स वाला तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया सर, बस इतना कि एक गंदा वर्ड है वो दिमाग में फिट हो गया। उन चीज़ों को भी उनसे सोचती हूँ कि तब भी तो कुछ नहीं होता था, फिर अब क्यों, तब भी तो गिरते ही थे। अब सर लिख रहे हैं, टेबल पर बैठे हैं, पेशेंट्स बैठे हैं सामने, पेन गिर जाता है कई बार हाथ से,
उस टाइम भी उसको उठाते थे, वहाँ कौन सी चप्पलें नहीं, खुद की भी चप्पलें होती थी, पूरी गलियों से चल कर आते थे, तो वहाँ गंदगी नहीं होती थी, वो भी तो होती थी। वो सोचते भी बहुत, उनसे रिलेट करना कि नहीं उस टाइम नहीं था तो अब क्यों। पर फिर एक दिमाग यहाँ आकर अटकता है सर कि उस टाइम वो थॉट्स ही दिमाग में नहीं थे, थॉट्स ही नहीं थे तो वो चीज़ें महसूस ही नहीं होती थी। और अब ये थॉट्स पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए कि इस वजह से ये सारी चीज़ें महसूस होती है। और वो यही लगता है सर, ये थॉट्स अगर रहे दिमाग के अंदर तो फिर पहले वाली नॉर्मल लाइफ पर कैसे आया जाएगा। थॉट्स तो हम रोक भी नहीं पाएंगे कि वो चीज़ बंद हो जाएगी। मुझे यही कि एंजाइटी भी नहीं होती है, पर इन थॉट्स को कैसे रोका जाएगा। थॉट्स भी रुक जाएंगे सर, ये रुक जाएंगे तो फिर तो पहले वाला जैसा हो ही जाएंगे, पहले से अच्छे हो जाओगे। थॉट्स आ भी जाएंगे तो भी आपको हंसी आएगी। सर ये इतना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन पहला हमारा टारगेट है ओसीडी से पहले डिप्रेशन को बाय बाय कहना। जी जी। डिप्रेशन को बाय बाय कह दिया तो ओसीडी तो एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। अब पहले हस्बैंड कहते थे सर कुछ कि मतलब नहीं समझते थे, मैं तंग होती थी अंदर से कि आप समझो, वो कहते सब नाटक है, ड्रामे हैं, मतलब वो उसी तरीके से जो भी उनका मेंटल वो सोचते हैं। फिर मैं दुखी होती थी, मैं रोती थी, सबसे पहले अपनी माँ ही दिखती है उस टाइम पर। मैं मम्मी को फ़ोन करती, मम्मी अब ऐसे बोल दिया, मम्मी वैसे बोल दिया, या मान लो डिवोर्स तक बात आई तो उनके घर पे भी उनके मम्मी पापा को बोला, जो भी है। पहले अब वापस मैं जर्मनी गई हूँ सर, वो सेम चीज़ें मेरे साथ रिपीट हुई है, चली जाए यहाँ से, जो भी पहले उन्होंने कहा वो सेम। बट इस बार मैंने ज़्यादा किसी को फ़ोन ही नहीं किए, किसी को भी नहीं किया मैंने कि इन्होंने ये कहा वो, पता नहीं वो धीरे धीरे चीज़ें दिमाग से ऐसा हो गया कि वो असर करना ही धीरे धीरे बंद कर दी। मन ही नहीं करता कि मैं किसी को फ़ोन करके कहूँगी इन्होंने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, पता नहीं चीज़ें बोल बोल के मैं खुद ही थक चुकी हूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ कुछ भी। अब मेरी सास का 2 दिन पहले फ़ोन उतर, मैं बात नहीं कर पाया। आज सुबह मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने बात भी की। कहते बेटा हमें लगा तुम शायद बच्चे का कुछ प्रॉब्लम तेरे को हो गया इसलिए तू आई है। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर वापस डिप्रेशन ज़्यादा आने लगा, मैं इसीलिए आई हूँ। कहते हमें पता नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं ज़्यादा, ऐसा मेरा पता नहीं। मैं कहा मम्मी मेरा मन ही नहीं करता, आप सही बताऊँ कि मैं आपको वही सारी चीज़ें सेम बताऊँ, मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। अब ये दूर हो जाए या तो मेरे से, ठीक है मैं एक अपना ही वो, मैं मुझे अपने को ठीक रखना है बस, मुझे मेरा टारगेट इतना ही। क्योंकि कल को कोई छोड़े रखे ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद अपना दिमाग और शरीर ख़त्म कर लूँगी तो मेरा हाथ तो कोई नहीं पकड़ेगा। जब अगर मैं स्वस्थ हूँ तो 4 जने मेरे को अपना लेंगे, रख लेंगे, जब मैं खुद ही ख़त्म होगी तो सब बाय बाय कर देंगे, कोई नहीं रखने वाला। सर बस ऐसे दिमाग का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है अब, धीरे 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 धीरे। चलो आप काफ़ी कुछ निष्कर्ष पर पहुंच गए हो। नहीं, आपने जो सोचा है ना वो एकदम राइट है। बस इतना है कि अब रिया कोई रखेगी कि दूसरों से हम उम्मीद ही नहीं लगाएंगे कि कोई रखेगा छोड़ेगा। सर सबसे बड़ी उम्मीद ही है जो दुख दे रही है। हाँ। अगर मैं उनसे ये सोचती ना कि मैं मेरी तकलीफ हो रही है, मेरे से पूछे कि करे, तो शायद मैं दुखी होती ही नहीं। हाँ। भी ठीक है कि मुझे मेरा शरीर है, मुझे कैसे ठीक रखना है या नहीं है, मुझे ये नहीं सेट लग रहा तो मैं ठीक है इस चीज़ को सुसाइड हो जाऊँ खुद ही। क्योंकि हम किसी को भी दुनिया में चेंज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कभी नहीं कर सकते। जैसा आप कहते हो कि जैसा भगवान ने जिसको बनाया उसको वैसे स्वीकार कर लो, तब तो आप हो सुखी। अगर हम दूसरे को बदलने की कोशिश करने लगे तो हम खुद भी गए और अगला तो और एक नफरत ही, बदलने के चक्कर में हम अपने आप से और हाथ धो बैठे। हाँ, अपने से भी वो धो बैठेंगे, किसी को हम बदल नहीं सकते। बस वही बात है सर कि अब मुझे ये लगता है कि पर पहले मैं नहीं किसी को समझाती करती थी, पर एक हस्बैंड से एक उम्मीद बन जाती है कि मेरे से पूछे करे, कि इमोशनली अटैचमेंट होती है, क्या होती है। बट वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, खुद का शरीर आपको खुद को ही देखना है, कोई नहीं समझेगा आपको। अगर अंदर तकलीफ है, मैं उनको यहाँ तक कहती थी कि अगर मैं भगवान होती ना तो मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको अंदर प्रवेश करवा देती शरीर के कि हाँ लिटरली यहाँ देखो यहाँ तकलीफ हो रही है। मानते ही नहीं है वो इन चीज़ों को। तो अब थकावट ही आने लगी सर कि नहीं समझा सकते, हम किसी को भी नहीं समझा सकते। चलो आपने बहुत बेहतरीन लर्निंग कर ली है कि बदलना किसी को नहीं है, सिखाना किसी को है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरी जैसे भाभी है घर पे, मेरी माँ का तो दिल दुखता है भी मेरी बेटी परेशान तो मैं इसको अपने पास रख लूँ। अब वो अगस्त में सर मैं वहाँ पर यूँ होने लग गया था मेरा कि देखो जाना तो इंडिया ही पड़ेगा, एंड यहाँ पर अब कोई सोल्यूशन नहीं रहा। अकेलापन इतना बढ़ चुका है, बैठे बैठे सुन्नी हो चुकी हूँ मैं। मेरे को 4 लोगों के बीच में ही जाकर रहना और मैं अकेली नहीं रह सकती।
मतलब घर वालों को मनाने में इतना टाइम लग गया कि मैं आ जाऊँ, मुझे 1 महीना रख लो, मैं ऑनलाइन, मुझे कहीं मत लेकर जाना, मैं ऑनलाइन थेरेपी ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, कि मैं मतलब कि मेरे को कोई रख ले। वो सब ऐसे करते हैं कि हमारे पास मत आना, हमारे पास। मम्मी भी मुझे सही बात नहीं बोलती है कि बेटा ये ऐसे करें इसलिए मैं तेरे को नहीं बुला सकती। मैंने एक दिन मम्मी को बोला, मम्मी जो शब्द है ना वो मुझे डायरेक्ट सीधा सीधा बोलो कि किसने क्या कहा है, मैं कभी नहीं आऊँगी आपके घर में, आप ये मत सोचो। मैं इतना सेल्फ डिपेंड हूँ, जब मेरी कंडीशन नहीं थी ना तब भी मैं सेल्फ होगी ना तो मैं आज भी हो सकती हूँ। तो कहती बस वो भावेगा कि वो कहती हमारे तो हाथ खड़े हैं, हमारे यहाँ ना आए, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं पहले अगर 2 साल आपके पास रही तो वो मेरी मजबूरी थी। अगर मेरी बहनों की तरह मेरा भी सुखी घर होता तो मुझे आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, आगे शादी हुई तो मजबूरी कहाँ बेटी, तो बाप के घर ही आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरा एक ईश्वर पर ही भरोसा था। मैंने कहा दिन कट रहे हैं, मेरा अभी सितंबर 12 का तो आने का था ही नहीं सर। मैं तो सितंबर एंड का ही सोचा हुआ था कि मैं एंड में ही जाऊँगी, कि ये मंथ मैं और यहाँ पर कंप्लीट कर लूँ। पर उससे 2 दिन पहले मेरे काफ़ी बीमारी, डिप्रेशन ज़्यादा था। क्या था मेरा, यही था कि अब तो यहाँ से भाग जाओ ना तो मैं ज़्यादा ठीक रहूँगी। मेरे तो अब 1 घंटा ही निकलना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। ईश्वर ने देखो बुआ के पास मेरे रहने का, मैंने इतनी कोई प्लानिंग भी नहीं की थी कि मैं बुआ के पास आऊँगी, करूँगी। एयरपोर्ट से मुझे कौन लेने जाएगा। मेरा भाई लिटरली अच्छा है, मैं ये नहीं कहती सर, वो आज भी मुझे बाबा के सामने नहीं करता, तो वो मैसेज पे रोज़ पूछता है। उसने तो मुझे कहा भी था कि मैं एयरपोर्ट से तेरे को ले आऊँगा, पर उसके हाथ में कोई दर्द तो अकेले ड्राइव नहीं हो पा रहा था उससे। ठीक है, मैंने कहा मेरे लिए परेशान होने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं अपना टैक्सी करूँगी। सबसे बड़ी पैसे की प्रॉब्लम होती है, पैसा हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना अवेयर रहो, बंदा कहाँ गाड़ी चला रहा है, कर रहा है सब। और ज़िंदगी में सर यही है कि ठीक है, कोई 2-4 बार ससुराल से कोई ले आया छोड़ाया, बाकी जितने भी काम है ना आज तक के मैंने खुद ही किया। मैंने खुद ही, चाहे अब मेरे से बस पे इतना नहीं चढ़ा जाता, पहले मैं बसों में धक्के खाती थी। चाहे मैंने पढ़ाई की है, चाहे मैंने जॉब की है, चाहे मैं बाहर तक पहुंची हूँ, आई हूँ। कभी पहली बार भी अगर मैं फ़्लाइट में बाहर तक पहुंची, मेरे साथ कोई नहीं गया। मैं पहली बार भी अकेली गई थी, और जितने भी आज तक मैं 10-12 मेरे चक्कर लग गए होंगे आराम से इंडिया के, यहाँ के पहले और मिलाकर, कोई कभी मेरे साथ नहीं आएगा। मैं खुद ही करती हूँ। मेरा दिल्ली से वीज़ा नहीं लग रहा था, बेंगलोर जहाँ मैंने कभी उधर की साइड मुँह भी नहीं किया होगा, उस सिटी में मैं अकेली उतरी हूँ। अपने वीज़ा का ऑफिस तक भी मैं पहुँची, मैंने अपना काम किया। 2 दिन मेरा काम फंस भी गया था, उन्होंने मना कर दिया। मैं खुद उनसे बात किया, बट सब मैंने कहा जो भी आपके मेन जो यहाँ के हैं पूरे VFS ऑफिस के, मैंने कहा उनको बुला दो भी, पहले उनको लेना नहीं। जो भी सर मैटर चला, ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती, बाहर निकल के मैं सारे काम खुद करती हूँ अपने। कौन गया था मेरे साथ बेंगलोर, जब जो मैंने कभी सिटी नहीं देखी थी। फिर भी 2 दिन रह के मैंने सारे काम, आखिर में मेरा वीज़ा भी आ गया। 5 महीने मैंने वेट किया सर। और जो साथ वाली मेरे एक और बताती है, वो गई, वो बेचारी बोल ही नहीं बोल पाई, तो वो यहीं रह गई। उसका अब आया, और मेरे को तो गए हुए अब साल भर के आसपास होने को आ जाएगा। तो ये है सर कि ये नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मैं खुद कर लेती हूँ मेरे सारे काम। बाहर घूम के मेरे को अकेला भी जाती हूँ ना, तो ईश्वर अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई बुरा हुआ नहीं सर। अभी ये डरते ज़रूर थी। अभी मैं दिल्ली से टैक्सी करके मैं बुआ यहाँ तो 5-6 घंटे का रास्ता, तो 12:30 तो दिल्ली हो गए थे सर। 10:30 में एयरपोर्ट से निकली थी, 12:30 दिल्ली में ही हो गए थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक था, मॉर्निंग का टाइम था। पहुँची इतने में घर तो 6 बज गए थे मुझे। सबको इतना डर था कि अकेली, आजकल ड्राइवरों का क्या भरोसा है। मुझे भी डर है, मैंने कहा मेरी भी लाइफ है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो सबसे पहला बड़ा नुकसान मुझे है, आप लोगों की। ठीक है, माँ बाप दुखी होते हैं, वो बात मानते हैं, उसका भी उनका भी समझते हैं दिल है जो, पर सबसे पहले लाइफ स्पॉइल किसकी होगी, मेरी खुद की। पर मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है कि मेरे साथ कभी, ठीक है मेरे कर्म जो चुकता हो रहे हैं ना वो एक साइड में हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान मेरे सारे ही रास्ते बंद कर देगा। एक बंद होगा तो दूसरा खोल देगा, क्योंकि ज़िंदगी तो उसी ने मेरे को आगे चलानी, एक रास्ता तो वही मेरे को दिखा रहा है ना। लिटरली वो ड्राइवर इतना अच्छा था सर, मेरे को बेचारा अच्छे से घर तक छोड़ के भी गया, चाय पानी भी हमने उसको पिलाया अच्छे से, उसका जो भी था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से घर तक भी पहुँच गई। मैंने कहा अब तुम लोगों को कितना लग रहा है कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ। किसको परेशान किया मैंने, किसी को नहीं किया, खुद मैं आई हूँ। अगर बोझ भी था तो भी मैंने उठाया, कि शुरू में कहते हैं कि 3 मंथ आप ध्यान रखो, बोझ ना उठाओ। मैंने मेरे ईश्वर पर छोड़ रखा है सर। आज तक मैं एक बार भी अभी तक लेडी डॉक्टर के पास नहीं पहुंची। मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं है, पर मुझे अंदर से मेरी फीलिंग है कि ठीक है, अभी आपका ये 5-4 दिन होने के बाद ही मैं दिखाऊंगी। सब कहते हैं कि अभी तक नहीं पहुंची। अरे किस बात का डर है, जब दे रहा है तो वो सब कुछ ठीक ही देगा। मैं इतना नहीं डीपली आप लोगों की तरह डरती हूँ, सोचती हूँ। बस ठीक है सर, मेरी एक OCD या डिप्रेशन जो मैं एक उम्मीद लगा बैठी हूँ, एक घर वालों से इतना प्यार बांध लिया था कि आप मेरा क्यों नहीं समझ रहे हो। पर ये नहीं कि मैं आपके लिए हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं नहीं हूँ।
मैंने इनको कह दिया भाई चलो मैं डिलीवरी यहाँ कराऊँ। ये कहते कि हम नहीं रखेंगे, हमसे नहीं होगा, तुम ऐसे करेगी वैसे करेगी। मैं कहा कोई बात नहीं, किराए पर भी मकान मिलते हैं, वहाँ हो जाएगा, तुम लोग पैसे भी मत देना, वो तो मेरा प्रबंध पहले ईश्वर ने कर रखा है, चाहे मेरा आदमी भी नहीं देखा तो भी मेरा प्रबंध है उस चीज़ का। तो मेरे बाप ने भी यही कहा था कि दोबारा नहीं भी होगा तो मेरी बेटी को ना तो 10 बीघा ज़मीन लगा के पीछे मैं मेरा मकान ही बना दूंगा। उन्होंने मेरा इतना डिपॉजिट कर दिया है सर कि मैं आज मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोड़ देंगे ना, मैं किसी पे डिपेंड नहीं। और बाकी मैं कहा चाहे झाड़ू पोछा करना पड़े, एक टाइम नौकरी ना मिले तो, पर कमाऊंगी मैं खुद का ही, तुम लोगों पे डिपेंड नहीं होंगी मैं कभी भी। ये मत सोचना कि हमारे आगे झोली फैलाएगी, आज तक ही नहीं फैलाई सर मैंने कभी भी। बस ठीक है अब इन दिनों में कुछ नहीं करी इसलिए हस्बैंड से ले रही हूँ। और अगर हस्बैंड भी बंद कर दे तो मेरा आज बैंक बैलेंस इतना है कि वो सारी मरता उम्र मैं ब्याज ब्याज में रोटी खा लूँगी सर। तो मैं क्यों डिपेंड हूँ, मैं तुम लोगों की क्यों सुनूँ। पर ये अकेली रहेगी तो हमें समाज क्या कहेगा। मैंने कहा अच्छा तुम खुद भी तो ये कह रहे हो कि हम तुम्हें घर में नहीं रखेंगे, ऊपर से तुम मुझे समाज की सलाह दे रहे हो। समाज कौन है आज मेरा? सही बात है। आज मेरे अंदर इतना दुख पड़ गया कि मेरे घर के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो कभी किसी का जिंदगी में बुरा नहीं किया सर, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्मों की कर्मों की तो मैं वो तो पता नहीं है ना हमें, तभी तो आज भुगत रही हूँ इस चीज़ को भी, बुरा ना करते हुए हम भुगत रहे हैं। तो कोई हमारे पूर्व जन्मों का ही ये खेल है सारा। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद नहीं बुलाओगे ना, जिस दिन कि अब आ जा। मेरी दोनों बहनें आज सुखी है, अच्छे वेल सेटल्ड है, दोनों गवर्नमेंट सर्विस कर रही है, उनकी एक बेटा है। उनको कोई नहीं कहता कि हमारे घर पर ना हो। एक मेरे साथ ये चीज़ क्योंकि हमारे घर पर ना आए। एक बाप की 3 बेटियां पैदा हुई है तो वो बराबर ही। और मैं सच्ची मानूँ सर, आज मैं बाहर हूँ, मैं आ चाहूँ तो मैं अपनी जॉब, मेरी नागरिकता हो चुकी है, मैं PR हो चुकी हूँ। कैसे कि अब ये कह देते हैं तू पागल है, तेरा मेंटल लेवल ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, एक OCD है, डिप्रेशन का पता नहीं, उस टाइम एक OCD सबको पता थी, और डिप्रेशन भी है, अब तो मैं ये नहीं कहती। मैंने कहा अगर मैं इतनी, और मैंने जो लैंग्वेज टेस्ट क्लियर किया सर, जर्मन इतनी ईजी नहीं है, इंग्लिश के मुकाबले तो बहुत ही टफ है, आईलेट्स तो उसके मुकाबले आप कितना जल्दी क्लियर कर जाओगे। और वो जो मेरी लैंग्वेज का मैंने टेस्ट दिया था ना सर, ये मेरे उस टाइम में थोड़ा बहुत तैयारी करनी शुरू की थी। मेरा ये IBS प्रॉब्लम इतना ट्रिगर उसी टाइम मैंने क्लासेस का मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, पर मेरा वो क्लास का भी पूरा मैं नहीं कर पाई थी। फिर भी मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि ये टेस्ट मैं क्लियर कर जाऊँगी, मेरे लिए इतना टफ नहीं है ये। मेरी शादी हो गई थी सर फरवरी में। मेरे हस्बैंड देखो तब तक तो हम मिले नहीं थे, तो हमारी फ़ोनों पे ही बातें होती थी कि तब मुझे इतना ट्रस्ट था, ये भी मेरे से अच्छे से बात करते थे। और मुझे भी इतना था कि मैं चलो अब मेरे से सब यहाँ दुखी हैं कि हमारे ना। मैं कहा ठीक है मैं अपने घर पहुँच जाऊँ सुख शांति से, जितना जल्दी हो सके। तो उन्होंने कहा कि जल्दी डेट ले ले। मैंने कहा अभी तो कोई रिवीजन नहीं है, कोई कुछ याद ही नहीं है। कहते बस तू फटाफट टेस्ट क्लियर कर ले, नहीं होगा तो हम पैसे वैसे दे के देखेंगे। मैंने कहा नहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगी, इतना मुझे अपने पर भरोसा है। मैंने फरवरी में शादी हुई, अप्रैल में मैंने 4 अप्रैल की डेट ले ली। दिल्ली में हुआ था, गोथे इंस्टीट्यूट है, वो करवाता है जर्मन लैंग्वेज टेस्ट के। और मेरी सास का सर ओम शांति लिया हुआ है। ओम शांति का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये ब्रह्म कुमारी इसका ये इनका घर भी सर इस चीज़ के पीछे काफ़ी स्पॉइल हो चुका है, ओम शांति, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और आप बहुत टाइम पहले तो कोई भी आदमी है जो इन चीज़ों को सहन नहीं करेगा। फिर उन्होंने अपने बच्चों की तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है इनका पास्ट जो भी रहा है, काफ़ी कहते हैं बुरा ही रहा है जो भी है। तो मैं गई थी उस घर में सर, मैं उनकी भैंस भी थी, और मैंने तो कभी बिलोने किए भी नहीं थे। मैं बताऊं सर, हमारे घर में गाय थी, मैं चारा वगैरह भी मैंने डाला, मैंने गोबर तक भी उठाया हुआ है सर अपने घर में। मेरे को बड़ा यूँ होता था कि मम्मी मेरे पे प्राउड हो, मेरी बेटी ने ये कर ले, मम्मी कहीं जाती, मैं सारा काम करके रखती थी। पर मेरे को दूध निकालना या ये बिलोने नहीं किए थे सर कभी भी। उनके घर में मैं गई तो मेरी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था, पता नहीं 10-15 दिन ही निकले थे। तो मेरी सास कहती कि मैं तो माउंट आबू जाते हैं ये लोग, तो कि मैं माउंट आबू जाऊंगी। अब वो मेरे लिए नया घर था, मुझे कुछ पता ही नहीं, गांव में कोई आता जाता था जानती नहीं, कोई नहीं था आगे कि भी बड़ा बंदा कोई घर पे है तो कोई आगे होकर बात कर लेगा, कोई था ही नहीं। मेरे हस्बैंड तो 10 दिन बाद ही चले गए थे। देवर से वो एडवोकेट है, वो अपना सुबह कोर्ट जाते हैं, वो शाम को आते हैं। और मेरे जो ससुर हैं वो रिटायर हो गए, अब वो अपना ताश के लिए, वो भी उनके हस्बैंड वाइफ की कुछ है नहीं, वो भी दुखी से ही हैं इस चीज़ को कि एक बुढ़ापे में एक वाइफ ही होती है जो एक सहारा बनती है बड़ा, उनके लिए भी वो जीवन खाली हो गया। वो हमेशा कहते हैं कि बेटी मैंने सारी उम्र कमाया पर मतलब कोई अब है ही नहीं, अब मैं इतना दुखी हूँ कि चाहे मेरे को भगवान ले जाए। वो अपना वो भैंस इसीलिए रखते थे, वो अपने लिए, वो खुद करते थे काम कि मेरा टाइम पास होता रहे। पर वो भैंस बेच दी, फिर उसके बाद कभी आए नहीं लेकर। वो ताश के लिए वहाँ बाहर बंदे बैठे रहते हैं, वहीं रहते हैं। 10 दिन
मतलब मेरी सास माउंट आबू चली गई तो काम तो होता ही है सर, टाइम सबको कुछ कर, झाड़ू पोछा भी होता है, बर्तन भी होते हैं, खाना भी सुबह, अब वो 8 साढ़े 8 कोर्ट जा रहे हैं तो उनको उस टाइम पर खाना भी तैयार करके देना होता है। और मेरी सास के इतने रूल रेगुलेशन है सर कि आप बिना नहाए आप सुबह की चाय भी नहीं बना सकते। और उससे पहले गर्मी इतनी कि झाड़ू पोछा तो सर नहाने से पहले ही होता है, बाद में तो मन ही नहीं करता कि हम झाड़ू पोछा करें। तो उसके लिए 4 बजे, जब मेरे तो पेट का इतना दिक्कत था कि 1 घंटा तो मेरा टॉयलेट ही ख़राब कर देती, तो मैं तो 4 बजे उठ जाती थी सर, 5 बजे। फिर अब तो मेरे देवर की शादी भी हो गई, तो हम दोनों अगर मैं जाती हूँ तो मिल बांट के कर। देवरानी मेरी बहुत अच्छी आई है, पर मेरी सास ना सर टोकने की बहुत आदत है। फिर भी सर आज तक मैं उस औरत के कभी सामने नहीं बोली, कभी भी। और मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं कि तू मेरी माँ जैसी है, तुम दोनों मिलकर हमारे घर का नाश कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमेशा से मैं इनकी बातें सुनती आ रही हूँ, नाश कर दिया, नाश कर दिया, नाश कर दिया। अभी सर मैं जब जर्मनी में थी, मैंने कहा देखो ना तो मैं उनकी जैसी हूँ, ना उनकी पेट से मैंने जन्म लिया। अगर कुछ जीन्स आए हैं तो वो मेरी मदर के मेरे अंदर आए हैं, और या तो आप उनके जैसे हो तब आप कोई चीज़ें आप मेरे को बोल रहे हो। मैं ना तो वो मेरे जैसी है, ना मैं उनकी जैसी हूँ। मैं मेरी जैसी हूँ, वो अपने जैसी है। हर इंसान अपने अपने जैसा ही कुछ गुण लेकर पैदा होता है, ना कि हम किसी के भी जैसे होते हैं। बाकी ठीक है, आपने अगर सोच यही बना ली कि मैंने नाश कर दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आपकी मेरे ससुर और 8 भाई हैं और 3 दूसरे ऐसे करके 12 भाई हैं ये, और 1 बुआ है। कोई भी आप आज भी उस गिलोड़ गांव में जाके सर पूछ लो कि लड़की कैसे, कोई भी नहीं कहेगा। अगर मैं पिछली बार आई थी, मानो 6 बजे मैं घर पहुंची हूँ दिल्ली से एयरपोर्ट से, 6 बजे मेरी चाची सास और सब है वो मिलने के लिए आए हैं। जब आती हूँ तो छोड़ने जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि लोग आपका ये नहीं देखते। मैं जब कोई आता है घर पे, अच्छे से मैं उसका इतना बैठती हूँ, बात करती हूँ, पैर दबाते हैं अच्छे से, उनके आते ही चाय पानी पूछते हैं। वो इतना ही देखता है कि मेरे साथ बिहेवियर किसका है, उसी से उसके दिल में जगह बन गई। मेरी सास ने इतना मतलब एक टॉर्चर टाइप में भी रखा है सर, मैं ये नहीं कहती हर टाइम टोकना। आप मतलब कि रसोई में काम करते थे ना सर, यूँ लगता था कि बाहर ही रहे तो हम तब तक इतना काम निपटा लें। हाथ कांपने लग जाते थे कि यह हाथ से काम छूटता था इतना। फिर भी मैंने कभी अपने हस्बैंड से ये शिकायतें भी नहीं की कि आपकी मम्मी मेरे साथ ऐसा करी, आपकी मम्मी, कभी भी ये शब्द मेरे सब आए नहीं। ना ही मैंने कभी उनको सामने पलट कर जवाब दिया। 10 मिनट ही बात करेंगे सर, आगे अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं। जो भी मेरी लाइफ के वो है ना, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो मैंने कभी भी, अभी भी ठीक है वो करती है, पर मुझे पता है भी उनके मन में पेट पाप नहीं है सर। वो उनकी टोकने की आदत है, वो उनकी, वो मेरे साथ नहीं है, वो हर किसी को टोकेगी। ये नहीं कि मेरी बहू है तो उसके साथ, हालांकि देवरानी भी आई है बाकी, पर वो सबसे ज़्यादा आज भी वो मुझे अपने करीब समझती है कि तू मेरी एक बेटी, मतलब वो बहुत मुझे मानती है कि मेरी बहू है ये वो। अब मेरी देवरानी है, वो भी बेचारी अच्छी है, पर वो भी सारा दिन पास में रहती है, तो इतना टोका टाकी में हर कोई परेशान हो जाता है सर। 4 दिन किसी के पास काटने को कट जाते हैं, पर 24 घंटे आपको, हालांकि उनको बेड पर जाता है, पानी का गिलास भी उनका बेड पर ही जा रहा है। हम उनसे कुछ भी नहीं करवाते, बस इतना है कि आप आराम से बैठे रहो, खाओ पियो, हमें कोई दिक्कत, काम का आप इतना भी ना करो, हम कहते भी नहीं है। मैं अकेली थी तब भी मैं कभी नहीं कहती थी कि मम्मी आप मुझे ये काम करवा दो, नहीं। पर वो टोकने से क्या, वो खुद ही एक अपना वो ख़राब कर रहे हैं। अब इस चीज़ को उनको कौन समझाए। मैं मेरी देवरानी को भी ये बोलती हूँ, मैंने कहा देख सामने जितनी कोशिश हो सके ना चुप रहना, क्योंकि लोगों ने यही कहना, कोई कहेगा बहू माड़ी, कोई कहेगा सास माड़ी है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो खुद का दिमाग ख़राब करेगी। अब तो ये इतना ही हो रहा है, फिर सब लोग मिलकर पूरा परिवार तेरा दिमाग ख़राब करेगा, और इसने तो करना ही करना है। बेटर है एक माँ की तरह ही समझ के इनका करते रहो, बाकी ऊपर वाला है सब, कोई अपना, हम माँ बाप का बुरा नहीं। अब मेरे हस्बैंड अपनी माँ की कदर नहीं करते सर, जितनी भी बार इनकी बातें होती हैं, लड़ते हैं, मैं बीच में आती हूँ कि क्यों बोल रहे हो आप, तुम्हारी माँ है ना, चाहे कुछ कैसा भाई माँ बाप हो, मैं तो यही मानती हूँ सर, पैदा तो उसी ने किया है, तब तुम इस धरती पर आए हो ना, तुम्हें मारा तो नहीं। आखिर में तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारी पोटी किसने धोई थी? इसी माँ ने धोई थी। अगर तुम्हें दस्त लगे ना, वो कहते भी पूरा दिन ये बहुत, तो वो उसको जाता है, किसने धोई थी? वो पोटी भी तुम्हारी माँ ने। ठीक है, ओम शांति ले ली, वो उसकी लाइफ का पार्ट है, उसको ख़त्म कर दो। जो पास्ट गया ना सर, उसी को घसीट रहे हैं आज भी। माँ से लड़ते हैं, बाप से तो इतनी मैंने कभी बात करते हुए भी नहीं देखा। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में ना ऐसे केस देखती हूँ कि सास बहू लड़ती है और बेटा बीच में पिसता है। ठीक है, यहाँ उल्टा है हमारे साथ कि माँ बेटे लड़ते हैं और बहू बीच में पिसती है कि आप ऐसा ना करो। मेरे साथ नहीं, वो देवरानी भी ऐसे ही पिसती है कि आप लोग ऐसा ना करो। वो भी बेचारी अच्छे घर की संस्कारी है कोई, मैं भी यही कहूँगी। बट इनका ये नहीं। मैं कहाँ टेस्ट की बात बता रही थी सर, वो माउंट आबू चले गए थे, 4 अप्रैल का टेस्ट था, तो वो आए तब तक मैंने बढ़िया साफ़ सफाइयाँ कर रखी थी घर की। मेरे को मतलब शौक़ था इन चीज़ों का बचपन से। ओसीडी की बात नहीं, वो एक अलग टाइप की बात बता रही हूँ मैं। और मैंने कभी बिलोना भी नहीं किया, मैं घी निकाला नहीं था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि काम मेरे से नहीं होगा।
मैंने लगाया भी लूना नहीं है, 2-4 दिन ऐसे लगा कि अब इसमें ठंडा पानी डालूँ गर्म, वही चक्कर होता है सारा, और तो उसमें कौन सी विद्या है। फिर मेरी चाची सास थी, वो 1-2 बार आई, मैंने कहा आंटी मैंने घर पे ये तो देखा है कि वो जो इकट्ठा कर लेते ना उसको उछालते हैं तो वो बड़ा इकट्ठा हो जाता है, पर ये मेरा सारा बिखर जाता है, ये इकट्ठा नहीं होता है, बस मेरे हाँ वो गोल सा नहीं बनता, हाँ जो मक्खन का पूरा वो नहीं होता, मेरे से सारा बिखर जाता है, उसको टाइम भी, फिर उसको इकट्ठा करके निकाल तो टाइम लगता है। फिर उसने मेरे को बताया कि बेटा ऐसा हो तो इसमें गर्म पानी डाल लिया अगर ऐसा तो ठंडा। धीरे धीरे सर मैं एकदम परफेक्ट हो गई उस चीज़ को, 2-4 दिन के अंदर उतने उसमें कौन सा वो होता है। बड़ा मैंने अच्छे से घर को संभाला किया सारा, इतने में सब साफ़ सफाइयाँ कर थी। मेरे साथ जैसे आई ना वो बड़ी खुश हुई। तब मेरा टाइम सिर्फ मेरे पास 10 ही दिन का था बीच में पेपर का, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मुझे ये था कि मम्मी आ जाएंगे तो मम्मी थोड़ा काम देख लेंगे और मैं 10 दिन अपना तैयारी कर लूँगी, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इस बात का क्या पता कि तो मम्मी तो पानी का गिलास भी नहीं भरते, तेरे को तो ये सारा काम करना ही करना, टाइम तेरे पास पढ़ने को मिलना नहीं है बिल्कुल भी। पर ठीक है वो भी खुश हुई सर, खुश हुई तो उनकी अच्छी बात, उन्होंने मेरे को गोल्ड की रिंग भी दी कि मतलब मेरा दिल इतना खुश है तेरे लिए, तो ये मेरी तरफ से तेरा गिफ्ट है। ठीक है वो चीज़ मैंने आज भी अपने संभाल, उसको डेली डालती भी नहीं कि मेरे को संभाल के रखना उसको लंबे, मैं उसको गोल्ड की रिंग नहीं मानती, वो मेरे लिए एक मतलब वो अलग चीज़ है। फिर सर मेरे 10 दिन थे, मम्मी तो काम भी नहीं करती, ना मैं ये कह सकती कि मम्मी मेरे 10 दिन है मेरी तैयारी नहीं है। फिर लास्ट के 2 दिन थे ना, तो मैं रोटी वगैरह तो बना देती थी, पर छोटा मोटा कि मम्मी आप देख लेना मैं थोड़ा पढ़ लूँ। पहली रात तो मैं पूरी रात जागी हूँ, फिर भी मेरा रिवीजन ही नहीं हुआ था सर। तो मैं कहा चलो ठीक है ईश्वर के ऊपर है, और मेरे देवर ले गए थे मुझे दिल्ली, मेरा पेपर था, मैंने पेपर दे दिया। पेपर दे के निकली ना, मेरे को 100% श्योर था कि मेरा पेपर क्लियर है। ठीक है सर। और जो जर्मन लैंग्वेज में जो स्पीकिंग होती है, मतलब हम 4 लोगों को ग्रुप डिस्कशन करवाया गया था, तो उससे पहला पार्ट उसी में ही कंप्लीट हुआ था। तो उसमें मेरे सबसे मैं जो बोले मुझे पता तो चल जाता है कौन कितने लेवल पर बोल रहा है, उसमें मुझे पता था कि तेरा ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें भी मेरे 26 से मैं 22-23 नंबर ले गई थी सर स्पीकिंग पार्ट में। फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया आगे वाले पार्ट के लिए भी कि लिसनिंग रीडिंग राइटिंग जो भी होगा। राइटिंग में भी मैंने 26 में से 20 से ऊपर ही लेके सभी में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। फिर मेरा 10 दिन बाद रिज़ल्ट ही आ गया था कि मेरा एकदम बढ़िया नंबर से क्लियर हो गया। सब खुश थे, मैं भी खुश थी भी, चलो मुझे तैयारी के हिसाब से तो पहले ये लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, पर वहाँ जाने के बाद एक अंदर अलग कॉन्फिडेंस आया, तो मैं उसको भी क्लियर कर गई। तब आज मैं अगर वहाँ भी पहुँची हूँ तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल मेरे हस्बैंड पर डिपेंड हो गए। पहले मैंने अपना टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद ही मुझे ये PR मिली। अगर मैं टेस्ट क्लियर नहीं होता तो मेरा PR होता ही नहीं सर, क्योंकि PR भी तब दिया जाता है कि आप इस कंट्री में रहने लायक हो कि नहीं, आप एक नेटिव लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे उसकी नागरिकता हासिल कर सकते हो। इंग्लिश कंट्री में सर्वाइव करना बड़ा ही ईजी है, और ऐसी कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कभी इस तरह हार नहीं मानी। ठीक है मेरी एक OCD ज़रूर थी, उस OCD के पीछे मुझे लोगों ने पूरा पागल साबित कर दिया था, इवन कि मेरे घर वालों ने भी मेरा पूरा साथ छोड़ दिया। फिर भी मैं जब अब कहते हैं ना, मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों में इतनी समझ होती ना तो तुम पहचान सकते कि क्या सही और क्या गलत वाली बात। जो मेरे साथ मेरी भी आंखें धोखा खा रही है, मैं भी लोगों को नहीं पहचान पा रही। मैं हर किसी पे बहुत ही जल्दी ट्रस्ट कर जाती हूँ सर, ये भी मेरा है, ये भी मेरा। कोई साथ थोड़ी सी अच्छी बात करेगा ना तो मैं अपनी पूरी दिल की बात ही खोल के उसके सामने रख देती हूँ। बट ये चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही है कि मेरे को नहीं बताना चाहिए किसी को कुछ भी। अब मेरा कितना ही दुख भी होता है ना सर, मैं अंदर से मैं किसी को फ़ोन करके नहीं रोती, किसी के भी आगे नहीं रोती। अपने ईश्वर को याद करो, धीरे धीरे वो चीज़ें भी कम हो जाती है। सुनने वाला तो आखिर में वही है, सोल्यूशन भी उसी ने निकाला है। तुम लोगों ने तो कुछ नहीं, तुम मेरी सुन जरूर लोगे, फ़ोन रखोगे, 4 लोगों के सामने मेरी बातें करोगे, क्या मतलब है उस चीज़ का। फिर वो बातें तो देखो सर घूम फिर के बंदे के सामने कभी न कभी आ जाती है, आती कि वो ये कह दिया उसने, वो कह दिया, वो कह दिया। अब मेरी भाभी है जो मैं बताती हूँ, मैं ठीक होती हूँ, मेरे से बड़ी अच्छे से बात करती है। 10 दिन जिस दिन मैंने कह दिया ना भाभी आज थोड़ा ऐसी घबराहट सी हुई है, या मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, या इस तरीके से, या इन्होंने कुछ ऐसा कहा ये वो, तो फिर ऑटोमेटिक उनके फ़ोन बंद हो जाते हैं। तो अब मैं उनको पढ़ गई अच्छे से कि नहीं, जब तू ठीक रहेगी तो तब तो तेरे सारे हैं। जिस दिन तेरे अंदर प्रॉब्लम आई या कुछ भी बना, उस दिन फिर तो ख़त्म है, कुछ नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड ये नहीं समझते। 1 साल पूरा, फरवरी से लेकर मैं दिसंबर में वहाँ पहुँची हूँ सर, पूरा 1 साल था। मैंने उस इंसान को कभी भी नहीं कहा कि आप इंडिया आओ मेरे पास। मैंने पूरा एक शादी की सिर्फ हम 10 दिन साथ रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे कभी टाइम नहीं दिया, कभी भी। पूरा दिन वो घर से बाहर रहते थे, रात को 10 उनके सोते इनकी एक बड़ा वो है कि आप अभी यहाँ लेटाओगे ना, उनके 1 सेकंड के अंदर उनकी नींद आ जाएगी। हम खाना खिला के जब तक हम रूम में आते थे वो अपना आराम से, मैंने कभी उठाया भी नहीं उनको। 10 ही दिन रहे थे, फिर वो चले गए। मेरे ससुर सब डांटते थे कि बेटा 1 साल निकलने को आ गया, तू एक बार तो बीच में आ।
मैंने कहा कोई बात नहीं भी, ठीक है उनका काम में बिजी है। मैंने क्या समझा कि वो कहते कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ठीक है नहीं आ पाऊँगी। मैंने उनके ऊपर कभी दबाव भी नहीं दिया आ पाओ। बीच में फिर ऐसा ही कुछ ज़्यादा भी मेरे इस फैमिली में भी थोड़ा बहुत टॉर्चर का सा हुआ था सर। तब उन्होंने, हालांकि उन्होंने उस टाइम हम साथ नहीं थे, उन्होंने मेरा साथ भी दिया था। मैं नहीं कहती कि उन्होंने कहा कि तू एक बार अपने, जब तक वीज़ा नहीं आता तो अपने घर चली जा, 2-4 महीने निकालें तो उधर निकाल ले, फिर तो तू यहाँ आ ही जाएगी। मैं कहा हाँ। मैं अपने घर चली गई, 2 महीने मेरे उधर घर गए थे। मेरे पापा को थोड़ा यूँ डाउट हुआ कि कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं हो गया, भी पहले भी तो ये केस हो ही चुका था सर वो वाला, कि इतने महीने। तो पूछ लेते थे बेटा सब ठीक है, उधर बात होती रहती थी। मैंने कहा हाँ पापा मैं सिर्फ वीज़ा का ही वेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार फिर दूरी भी था ना, रोहतक गानगर 8-9 घंटे आने जाने के लगते हैं। पर मैंने सही बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है वहाँ पर। तो मैं लिटरली वो फ़ोन में मेरे आज भी मैसेज सेव हैं सर। मेरी 2 महीने मेरे को नहीं हुए थे, मेरी भाभी ऊपर बैठी मेरे को मैसेज करती है कि तू इस घर से चली जा, तू मतलब बहुत कर लिया, चाहे तू तेरा बाहर जा, चाहे तू तेरे ससुराल जा, चाहे तू कहीं भी जा। हालांकि मेरे को उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था कि सचिन मेरे को कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि हम साथ में ही नहीं रहे थे। उनको मेरी ना तो इस OCD के बारे में कुछ समझ में आ रहा था ना कुछ, तब तक सब रिलेशन भी हमारा ठीक था। उन्होंने इतना कुछ मेरे को मैसेज में गंदे टाइप में लिखा कि लिटरली एक सेकंड भी उस घर में खड़ा रहना मरने के समान हो गया था, कि मैं क्यों बोझ बन रखी हूँ इनके ऊपर। पर मेरी मजबूरी कि यहाँ भी मैं नहीं रह पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे कहा था कि तुम वहाँ चली जा जब तक वीज़ा नहीं आ रहा है तेरा। और वीज़ा ने भी बड़ा, मेरा बेंगलोर लग तो गया था पर लगता अपना दिल्ली है, पर ईश्वर ने कोई बाई चांस ही मेरी वो सुन ली। 5 महीने तो ले लिए थे पर वो आ गया था सर, नहीं तो मेरा और आगे खींच लेता वो वीज़ा भी। फिर मेरे मामा और बड़े अच्छे, मैं आज भी उनका, आज मैं ज़िंदा भी हूँ ना सर, तो मैं सिर्फ मेरे मामा मामी की वजह से हूँ, मेरी फैमिली की वजह से ज़िंदा नहीं हूँ। हाँ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, उनका मैं नहीं। पापा ड्रिंक करते, पापा को इतना कोई लाइफ से मतलब नहीं, उनका काम था शादी करना, पढ़ाना, वो उन्होंने कर दिया, उसका भी हम बहुत थैंकफुल है। अगर वो नहीं पढ़ाते ना सर तो आज हम कमाने लायक भी नहीं होते। ठीक है उनका पीने का नेचर था, डांटने का, वो एक अलग मैटर है, उनकी भी लाइफ है, हमने सहन भी किया और उसके लिए हमें दुख भी नहीं आता कि हमें दुख दिया, हमारे बाप ने दुख दिया कोई बात नहीं, पर उसके लिए भी बड़ा कुछ हमारे लिए वो उन्होंने कर दिया। वो नहीं होते तो शायद किसी और के भरोसे पलते पड़ते, तो वो तो 10-10 पढ़ा के भी शादियाँ कर देते। नहीं होता। माँ बाप के लिए कभी, इनके माँ बाप का भी मैंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह इज्जत रखी, आज भी रखती हूँ, चाहे वो उन्होंने मेरे को कुछ भी कहा हो, कितना ही उन्होंने, ससुर ने तो बेचारों ने कभी कुछ खाया ही नहीं, चाहे मेरी सास ने कितना भी, मैंने कभी आज तक सामने नहीं बोली सर। मैं कहते हैं ना सास बहू की लड़ाई, मैंने कहा मेरे को तो कोई कह देना तो मैं तो बोल भी ना सकूं किसी के सामने। तो मेरे मामा ने वो मैसेज का मैंने भेजा, मैं कहा मामा ऐसे करके बात मैं नहीं रहना चाहती। मेरे मामा ने 10 बजे गाड़ी निकाली कि मैं छोरी को वहाँ नहीं छोड़ूंगा। बहुत कुछ मतलब, क्योंकि पहले भी उन्होंने मेरे को, पहले टॉर्चर टाइम में भी उन्होंने मेरे को रखा था कि वहाँ पर भी पापा पीते थे, तो उनका ये पहले ही ऐसे इसका दिमाग है, इसमें रहेगी माहौल में, रहने लायक ही नहीं है ये, हम इसको नहीं भेजेंगे। कोई मामा मामी आजकल इतना नहीं करते सर, किसी का भी, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। बेचारों ने, जब तक मेरा दिसंबर में वीज़ा आया था सर, और अगस्त में आसपास इसने मेरे को, मेरे भाभी ने इस तरह मेरे साथ करना शुरू कर दिया था। मैं ऊपर, पहले नीचे वाले बाथरूम का कोई प्रॉब्लम सा हो रहा था, पापा वाले रूम में तो हम इतना जाते भी नहीं थे, तो मैं उनके रूम में ऊपर नहाने ही जाती थी सिर्फ। उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी कुछ मेरे साथ लड़ाइयाँ की कि ऊपर, और वो किसका बनाया था, मेरे बाप का नहीं बनवा के दिया था। और मेरे भाई की शादी में मैं लिटरली बता दूँ सर, हमारे घर में 1 भी रुपया दहेज का नहीं हमने लिया था। कहते हैं ना कि भाई चलो दहेज नहीं लेते, पर लड़की को गोल्ड तो उसका बाप फिर भी डाल देता है, या सूट वूट तो नॉर्मल से पहुंचाते ही हैं। मेरे पापा ने यही कहा था कि अगर गोल्ड भी जितना मेरा हैसियत है ना उस हिसाब से वो भी मैं खुद ही डालूंगा। मतलब अगर तुम लोगों ने गोल्ड भी डाला तो वो किसके घर में आएगा, वो तो इनडायरेक्ट भी मेरे ही घर में आ रहा है ना। हमने वो चीज़ भी नहीं ली थी। तो मैं तभी, मेरे को ये लगा कि मेरे जो बना के, तुम्हें, मेरे पापा ने उसका रूम शादी से पहले 6 लाख में तैयार करवाया था, इतना बढ़िया फर्नीचर, सारा कुछ इतना मतलब करके दिया था। तो अगर उसमें मैं नहा भी लिया, आधे घंटे में चली भी तो कौन सा मैं उसको उखाड़ थोड़ी ना दूंगी। और जब मेरी शादी भी हो चुकी थी तब तो दोबारा मैं अपने घर जाना ही था, अभी वीज़ा का ही वेट चल रहा था, और वहाँ थोड़ा सा माहौल ऐसा ही हो गया था कि नहीं रह पा रही थी मेरे मामा। लेकिन मेरे मामा ने मुझे 3 महीने रखा था सर, और उन्होंने यही कहा था कि वीज़ा आएगा उससे 2 दिन पहले चली जाना, कोई दिक्कत, तेरा सामान जो पैक करना उससे पहले कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर मेरा वीज़ा आ गया था सर, मैं चली गई जर्मनी। जर्मनी जाने के बाद 10 दिन बाद फिर उनके ड्रामे शुरू हो लिए धीरे धीरे कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं, तू अलग रह ले। पहले ये नहीं कहते थे इंडिया वापस से कि तू, तेरे को यहीं दिला दूंगा, यहीं रह ले, ये वो, मतलब फिर वो इतना टॉर्चर करते करते लास्ट में सर ऐसा हालत हो गया था मेरा, बस यहाँ का वो घबराहट तो बता ही नहीं, कैसे लगता था कि बाहर निकलेगा। लास्ट का 1 महीना मेरा रोटी का एक टुकड़ा भी मैंने अपने मुंह पे नहीं, मुझे पता ही नहीं था रोटी का स्वाद, सब भूल गई थी मैं। सिर्फ 1 कप अपना कॉफ़ी बना लेती थी, उसके साथ क्यों ठंड ज़्यादा थी तो उसके साथ कोई ब्रेड खा लिया, जो भी घर में होता था बस वो खा लिया। बाकी एक सुन्नी टाइप सी लाइफ हो चुकी थी।
क्योंकि जितना भी ये टाइम पीरियड निकला है ना सर, इसमें चाहे ससुराल की तरफ से दुख मिला हो तो इधर की तरफ इन लोगों ने भी ऐसा ही मेरे साथ बिहेवियर रखा। एक नहीं तो दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा ठीक रहा तो तीसरा खड़ा हो गया। बस ये ज़िंदगी ने एक चक्कर चला लिया। अब यहाँ फिर वापस वहाँ से भाग के इधर सास को सबको बताया किया, क्योंकि उन्होंने फाइनली मुझे एकदम छोड़ दिया था जब पिछली बार मेरे को चढ़ाया था कि तू अगर आएगी इस बार तो अपने दम पर आएगी। मेरे करैक्टर तक भी उन्होंने बोल दिया कि तू किसी और से बात करती है, ये वो नहीं अच्छा लगती ये सब चीज़ें सुननी। उनके घर पर ही मैं रही थी सर 2 महीने। फिर मैंने बताया था कि मैं अपने घर के लिए जाए, उन्होंने टिकट करवा दी। अब फिर वहाँ पहुँच गई वापस भाग के भी, जाते फिर वही कहानियाँ, बैग उठा ले चली जा, बैग उठा ले चली जा। अब यही सोचती हूँ शायद क्या पता वो अकेले रह रह के ऐसे हो गए हैं। दिल के बुरे नहीं है सर, मैं ये मानती हूँ, दिल के वैसे बुरे नहीं है। मैं कह रही हूँ बस उनको ना पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। वो एक फैमिली का क्या मतलब होता है ना, उनको आज 17-18 साल हो गए, वो चीज़ भूल चुके हैं वो। उनको पता ही नहीं कि फैमिली क्या होती है, उसको भी टाइम देना होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे पास 24 घंटे ही बैठे रहो, ठीक है आप आते जाते भी रहते हो घर में, आप 2 शब्द अच्छे बोल के निकलो तो मेरा भी दिमाग ठीक रहेगा। और ये ना कोई भी काम कर भी दूंगी ना, उन्होंने एक दिमाग में ये फिट कर रखा है कि तू मेरे लिए रोटी नहीं बनाती। हालांकि मैं गई हूँ, मैंने कहा जब मैं आपके पूरे परिवार के लिए टाइम टू टाइम सब कुछ करके दे सकती हूँ तो आदमी तो औरत के लिए सबसे पहले होता है। मैं करके भी देती हूँ पर उस चीज़ को मानती ही नहीं है वो। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या है, दिमाग उस चीज़ से फिर हट जाता है। जब इसने खाना नहीं, कई बार मेरे को याद है, अब तो मैंने कहा उस घर में तो कोई वर्कर नहीं थे, यहाँ तो रेस्टोरेंट था, खुद के वर्कर थे, वो खुद देखते थे। रोटी थाली के अंदर डली हुई है, शाम के 6-7 बज जाते थे, वो वैसी की वैसी वो लास्ट में डस्टबिन में जाती थी रोटी। नहीं दिल करता सर ऐसे फिर रोटी बनाने का भी। बंदा प्यार से खाए, कोई बात नहीं, नमक कम है बोलो, कमी है तो बोलो कि भी यहाँ कमी है, अगली बार ये गलती मत करना, ऐसे बना देना, वो कोई बात नहीं होती है। स्वीकार करते हैं उस चीज़ को, बना के भी देंगे, नहीं ये नहीं कोई चीज़ में कहते तो मेरा साथ नहीं देती। कैसे नहीं दिया सर, अगस्त तक मैं ठीक थी, उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग का जो ये स्मेल आती है मेरे को किचन के मसालों से, मेरे से खड़ा नहीं रहता, तो उसके बाद मैंने छोड़ा था पूरा। इनको ड्राइवर नहीं मिलता, ये तो ऑर्डर देने में रहते थे, उनका पीछे से रेस्टोरेंट कौन संभालता था, काउंटर पर कौन खड़ा होता था, अंदर रेस्टोरेंट में जितने आते थे कस्टमर उनको कौन संभालता था, उनका हिसाब किताब पूरे अगस्त का जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी इनकम हुई, उनका बैलेंस बिठा के भी तो देखना होता है ना कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, हमारा बिज़नेस लॉस के अंदर जा रहा है। हर एक चीज़ की बिल पूरी फाइल बनाई है सर मैंने, सारा काउंट किया कि कितना पैसा हमारा लग चुका है आज तक का, फिर कितनी इनकम हुई है वो मैंने सारी लिखी है। पूरे अगस्त का मैं हिसाब करके उनको देखे कि अपना कोई लॉस नहीं, हम इतना प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं। फिर भी क्या कहेंगे कि तूने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मतलब कि एक आदमी को हिम्मत देने की बजाय आप वो साथ में अपनी बॉडी के साथ भी लड़ रहा है, मानसिक तौर पर भी लड़ रहा है, शारीरिक तौर से भी लड़ रहा है। जब ये हो गया तो इसके लिए भी उनका कोई वो नहीं है मेरे साथ, कभी पूछते तक ही नहीं है, कभी नहीं पूछते। कहेंगे तो तू नहीं किया है, मैं तो कौन सा अकेला थोड़ी कर लिया कुछ भी, पर कोई बात नहीं, मैंने तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। स्वीकार करने में ही भलाई है सर, ये बात एंड पॉइंट यही आकर थमता है, स्वीकार कर लो कोई बात नहीं। क्योंकि उनके दिमाग को मैं कभी मैंने इतना समझा लिया ना आज तक, उन 4 महीनों में या 3 महीने में बराई आज तक मैं उनको नहीं समझा पाई ना, तो मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं समझा पाऊँगी। क्योंकि उन्होंने अपना मेंटल लेवल उसी टाइप का वो बना लिया है, वो नहीं निकालेंगे मेरे लिए। बस बेटर है कि मैं खुद को चेंज कर लूँ और मैं कभी कुछ ना समझाऊँ। अगर मेरी शारीरिक तकलीफ भी नॉर्मली भी एक ओसीडी को लेकर इसके अलावा भी कुछ हो रही है तो बेटर है कि मैं खुद इसको हैंडल करके चलूँ। मैं कुछ ही नहीं कहती कि अब इनको कहती भी नहीं हूँ मैं कि मेरे को डॉक्टर को जाना है या उस डॉक्टर को दिखाना है, सोनोग्राफी करवानी है, नहीं कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है मेरे हस्बैंड है, मेरा जो फ़र्ज़ होगा मेरे से होगा, मैं करूँगी, मैंने पीछे नहीं हटती। वो छोड़ेंगे अलग बात है, मैं तो पहले वाले को भी नहीं छोड़ा ना मैं इसको छोड़ना चाहती। हाँ मुझे पर इस फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट है। कल भी मेरा मौसी सास का भी फ़ोन आ लिया मेरे पास, मेरी सास के भी आते हैं, हमारी जो बड़ी मम्मी ताई मौसी जो भी कहते हैं अभी जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी प्रेजेंट में, वो भी मेरे को फ़ोन कर करके पूछते हैं। मेरे ससुर भी 10 दिन 15 दिन में एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं बेटी तो ठीक है, मैं कह देती हूँ हाँ ठीक हो, चाहे मेरा प्रॉब्लम होती पर अब मैं इनको कहती नहीं हूँ। क्यों माँ बाप को दुखी करना सर, जो होना है वो तो होना है, और उस दिन एक दिन वो इस इंसान को अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे ये बात भी पता है। वक्त समझा देगा, वक्त समझाएगा सर। मैंने उनको यही बोल दिया कोई बात नहीं, वो कहते कि 1 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका शिफ्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तुम नहीं वो करना चाहते नहीं रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना इंडिया में खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली के बीच में, परिवार से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता वहाँ, क्या है कुछ भी नहीं है, अकेला पड़ा रहो रोता रहो, कोई संभालने वाला भी नहीं है, मर जाओ तो मर भी जाओ, आपके सांस ही निकल जाए कोई संभालेगा नहीं। कोई केयरिंग पर्सन हो तो थोड़ा बहुत आवाज़ लगाए तो संभाल तो ले। मैं कभी कोई चक्कर आ गया कुछ हो गया, मेरे तो सर कई बार टॉयलेट में बैठे बैठे इतने पैर सुन्न हो जाते हैं कि मुझे लगता है मैं खड़ी होंगी तो सीधा नीचे ही गिरूँगी,
पर वो ईश्वर साथ देने वाला कि आज तक ऐसा कोई, हाँ चक्कर सा ऐसा ज़रूर फील होता है इतने में, चलो वो सिचुएशन हाथ में आ जाता है कुछ भी तो हम खड़ा हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। चलो सर मैं तो अपना लाइफ का लेकर ही बैठ गई, ये दुख तो चलते ही रहेंगे। बस सर पता नहीं इन चीज़ों को लेकर ये डिप्रेशन इतना बैठ गया क्या है, बट अब कहीं ना कहीं लाइफ में ये चीज़ समझ में आने लगी कि मैं इतनी डिपेंड तो देखो सर हूँ नहीं ना, तो मैं बाहर के कामों में डिपेंड हूँ और कमाने लायक की स्टेज पर मैं हूँ। मेरे बाप ने इतना मुझे पढ़ा लिखा दिया कि आज मैं उसका इतना थैंकफुल हूँ कि मैं अपना कमा के खा सकती हूँ, ना मैं अपने भाई बाबू पर डिपेंड हूँ। कल को मेरे माँ बाप ना भी रहे तो चाहे मेरे को अकेला भी जीना पड़ा तो मैं इसको भी पाड़ लूँगी और मैं अपना भी कर लूँगी। इतना मुझे अपने पर हमेशा से ही भरोसा रहा है और कभी आज तक कि मैंने कहा मैंने जोड़ी तो फैलाई ही नहीं है, फैलानी भी नहीं फैलाई। हाँ अब चलो अब हस्बैंड के पास में भेज देते हैं कोई ना, मैं काम और काम तो मैं यहाँ भी कर सकती थी, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको बोला भी था कि करवा दो, फिर ये कहते हैं खुद का इतना है, मैं मेरा हाथ बट जाएगा तो यही संभाल ले, मैं कहाँ कहाँ भागूँ, भी सामान भी होता है, बाहर का भी देखना होता है, अंदर का भी, बहुत कुछ हो जाता है सर। अकेले बंदे का संभालना भी रेस्टोरेंट का इतना आसान नहीं होती चीज़ें सारी, किचन का भी देखो, अंदर वर्कर्स के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है, वही कफला कर जाते हैं नहीं तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी चलो अपना खुद का है तो मैं क्यों कहीं और भागूँ, इन्हीं का हाथ बंटा देती हूँ ये वो। पर उन चीज़ के लिए नहीं तो फिर वो चीज़ें मैं अपने खुद भी कमा सकती हूँ इतना मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक। पर ठीक है चलो एक वो नहीं समझते तो क्या हुआ, हालांकि हो सकता है मैं भी उनको ना समझ पाई हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी है, हम समझदार ज़्यादा हैं। समझदार हाँ वही है। अब ये मौसी ये सब मुझे फ़ोन करती है, उनकी मौसियाँ, मैंने उनको सब कुछ कह भी दिया कि औरत का सबसे बड़ा तो होता है एक बजट को देखकर अपने घर को संभालना। सबसे पहला फेरों पर जब वचन होते हैं ना सर, उसमें भी यही वचन एक औरत से यही लिया जाता है कि आप बंदे का बजट देखकर आप अपने घर को चलाओगी, ना कि मैं भी सर मैं कितने साल जयपुर रह ली, गुड़गांव रह ली, मेट्रो सिटियों में भी रह ली, बाहर तक मैं रह आई हूँ, पर मैंने कभी ऐसा नहीं कि मेरे को ये शॉपिंग करनी है, मैंने ऐसे पहनना है वैसे पहनना है, मेरे को मूवी दिखा के लाओ, मेरे को बाहर खाने खिलाओ, ये फालतू के सलच मैंने सर कभी नहीं पाड़े। हालांकि मुझे ये नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है या मेरा कोई स्टेटस मैं मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी एजुकेशन दी है मेरे पापा ने। ये भी नहीं कि मैं एक नॉर्मल सी BA करके और मैं घर पर आ ली हूँ, मैंने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ ली, अच्छे रैंक पर ली है, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। कभी 80, 85, 70 इनसे कम नंबर भी मतलब परसेंटेज पर भी मैं नहीं गई हूँ, पर कभी दिखावा मैंने नहीं किया सर कि मेरा ये हाय हाय सारा दिन मैं गाना गाती रहूँ कि मैं ये वो। बस सर अब इतना सा है कि थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जाए, अब हम अपना वापस स्टेबल कर जाए, बस हो जाए सब कुछ। काफ़ी हद तक तो शुरुआत हो चुकी है, समझ है मुझे सर ज़िंदगी की। मैं ये नहीं कहती, मैंने बड़े धक्के खा लिए ना अपना एक, जब मेरी शादी की तो मैं 25 ही साल की थी और उसके बाद से मेरी लाइफ में यही सब शुरू हो रखे हैं। और पहले पापा का वैसे दुख था, पर पापा का दुख कभी दुख नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने यही मानते हैं कि जो कोई बात नहीं वो उनकी आदत है, पर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। तो हालांकि पापा का बताऊं सर, उसका भी तो रात को सोने कभी हम अपने घर पर सोकर नहीं देखे थे। घर में कोई नहीं, बड़ा घर बना हुआ है पूरा, सब कुछ है, 2 गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, 2 बाइक है, घर पे कोई कमी नहीं है कोई चीज़ की सर। अच्छी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, प्लाट है, ज़मीनें अच्छी हैं, सब कुछ है, पर क्या नहीं है, सब कुछ होते हुए भी एक चारपाई नहीं है घर पे सोने के लिए। उसमें भी सामने जो हमारा पहले तो पशु रखते थे, अब तो नहीं रखते, वहाँ पर जो चारा काटते हैं मशीन के, वहाँ पर वो तिरपाल बिछा के अपने खेत वाड़ी वहाँ पर सोते थे, बताओ। और मेरी माँ ने तो पूरी 40 साल ज़िंदगी की ऐसे काट दिए सर, पूरे 40 साल। अब मैं उसको कह दूँ अपनी अभी भी तू मेरी सुन, तो उसका भी तो शरीर है, वो कहाँ तक मेरा सुनेगी। पहले आदमी का दुख देखा ससुराल में, पहले का काम का आपको पता ही है सर, वैसे पिसते थे। 14 साल में शादी कर दी थी, 3 बेटियां हो गई, और फिर बेटी का दुख तो एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा होता है। पहले वो केस हुआ, दूसरा भी यही सुनने को मिल रहा, तो कहाँ उसके शरीर में वो रहेगी, और ऊपर से वो बहू ऐसी आ गई। तो पति का दुख तो इंसान भूल ही गया, बच्चों का दुख में पड़ गया, और हम भी अपने बाप का दुख तो भूल ही गए, कोई और ज़िंदगी में आ गए। पहले तो वो भी बड़ा लगता था कि रोटी नहीं, शायद जब आपने रोटी खा ली सर तो खा ली, उसके बाद आपकी रोटी नसीब में नहीं होगी। अच्छा, इतना हड़दंग मचाते थे, आप पूछ नहीं सकते। मेरे फौज में तो नहीं थे क्या? फौज में कुछ नहीं थे सर, शुरुआती टाइम से उनका नेचर ही ऐसा ही है, गुस्से वाला। एक दिन तो ऐसा सिलेंडर ले आते थे बाहर आग लगाने के लिए, और एक दिन तो ऐसा हुआ था, इतना बड़ा आंगन जो घर का है ना, कांच के बर्तन थे जितने, आपको पैर रखने की फर्श पे जगह नहीं मिलेगी, कांच पूरा घर कर दिया था सारे। इतना नुकसान किया है, कूलर तोड़ लिए, फ्रिज तोड़ लिए,
आप मानोगे नहीं सर, लकड़ी की अलमारियाँ दिलवा फिट की जो संदूक के बड़े बड़े लोग होते हैं हाथ से उखाड़ देते थे, फट्टे के फट्टे बाहर ले आते थे खींच के। पता नहीं कौन सा जोर था उनके अंदर। अगर वो दुख दिन याद करते वो तो बहुत बड़ा दुख था उस टाइम पर भी। कुछ भी नहीं से हमें पीट भी लेते थे। मेरे खुद की पड़ी हुई है सर, इतनी बड़ी की थप्पड़ों की हमारे भी पड़ी हुई है, पर फिर भी हम बाप को वैसे कभी दोष नहीं देते। भी ठीक है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ भी बराबर निभा दिया। अगर उन चीज़ों को लेकर चलते तो शायद हम तो अपने बाप के मुंह को भी ना देखें। पर कोई बात नहीं सर, जितना किया वो है तो बाप के माँ बाप ही अपने, उसको हम कैसे वो नकार सकते हैं। वैसे मैंने इनके माँ बाप में भी कभी भेदभाव नहीं समझा कि ठीक है मेरे सास ने ऐसा कह दिया तो मैं तो इनका भी अपने घर पर जाके कभी नहीं कहती मम्मी ऐसे मम्मी वैसे, नहीं। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, एक से सुन लो दूसरे से निकाल दो। पर मेरा बड़ा यूँ है कि मैं दिल और दिमाग पर लेती हूँ सर बात को, वो मेरी बैठ जाती है। सामने से कुछ नहीं बोलूँगी, सामने से कुछ नहीं बोल के सुनाऊँगी, लड़ाई नहीं करूँगी, पर खुद के शरीर पर उसका इफ़ेक्ट पूरा आएगा मेरे। और जिस दिन ये निकल गया ना उसके बाद मेरी ज़िंदगी सुखी है बस, कि मेरे को अपने ऊपर किसी का भी वो नहीं करना है। अब मेरी मामी कल भी वो ढीठ होना तो सर समझते ही हो आप, जाट हो ना, ढीठ हो जा कि तो अपने दिमाग को ढीठ कर ले बस, कि तेरे को कुछ भी कहे कुछ भी तेरे को असर ही नहीं होने देना। मैं कहा बस यही सर, उन्होंने भी मुझे कल यही समझाया कि अपने ऊपर असर नहीं होने देना कोई भी चीज़ का। अब कल भी जैसे उन्होंने फ़ोन किया, आपने कहा सॉरी मत लिखना, तो मैं अब सॉरी भी नहीं लिखूँगी। तो बस ठीक है, उन्होंने कह दिया, मैंने फ़ोन काट दिया। विचार शब्द में आगे से गलत सुनने से बेटर मैं दिमाग खराब करूँ, फ़ोन रख दो। अगले का भी दिमाग ठीक हो लेगा, थोड़ी देर में तेरा भी हो लेगा। मैंने अब कल पूरे दिन मैंने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। वो तो मेरे से पहले भी 2-3 दिन में इन्होंने बात नहीं की। मैं मर नहीं जाऊँगी सर। और कहते हैं ना कि ये जो प्यार प्रेम वाली बातें आती है सर कि तेरे बिना मैं मर जाऊँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता सर, मैं सही बता। किताबों में ये 4 दिन की चांदनी होती है, जिस दिन शादी के बाद जब असली जिंदगी शुरू होती है ना, वो ये प्यार प्योर कहीं चले जाते हैं। प्यार प्योर ना दिखते ही नहीं है। ये ना फिल्में है ना, ये शादी होने तक ही होती हैं। हाँ, वहीं तक की सीमित है ये। होने के बाद क्या झमेला होता है वो दिखाया नहीं जाता। इसके बिना जी नहीं पाएंगे। अरे हमारी तो 2 दिन तो फिर भी हम मेरे तो वो बड़ा होता ही है सर, 3 साल अटैचमेंट तो इंसान के साथ। वो तो है ना, बाप की वाइफ हो गया, आपको छोड़, इतना आसान नहीं उस औरत के लिए। देखो है, मेरे लिए भी वो आसान नहीं था। आसान तो नहीं होता एक, पर ठीक है, मैं डिप्रेशन में गई, मैंने मानसिक लेवल झेला, शारीरिक, मरी तो नहीं मैं। मर तो नहीं सर। 1 साल मेरे लिए वो मुश्किल था। उसके बाद मेरा आदत होगी ज़िंदगी उस टाइप में जीने की, मेरे को अकेले रहना है बस। अब आदत बना ली, मरी तो मैं फिर भी नहीं। एक बार दुख जरूर था, मेरे से बात कर लिया, मेरे से बात कर वो ना एक ना बात कर अंदर से क्या होता है कि वो एक प्यार था, प्रेम था, अटैचमेंट इतनी हो जाती है कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कि एक बार बात कर दे तो सब कुछ जैसे दुनिया मिल जाए। अगर उसने बात नहीं की तो जैसे दुनिया से सब कुछ खत्म हो गया। बस ऐसा होता मेरे है साथ यही होता था। मन के ऊपर ऐसा ना केमिकल लोचा हो जाता है। फिर मैंने अपना जॉब शुरू किया, धीरे साल भर हुआ ना सर, मैंने अपनी पूरा डिलीट ही कर दिया उसका चैप्टर। वो कहते हैं ना, एक बार होने के बाद बंदा समझ जाता है। और सेकंड बार सर जितना अटैचमेंट मैं सही बताऊं उसके साथ मेरा, क्योंकि वो पहली बार था, दिमाग सही था। ठीक है, हालांकि मैं उसको याद नहीं करती हूँ आज ना, याद नहीं, वो तो एक अनुभव हो गया ना, जिंदगी का एक्सपीरियंस है। अब इस इंसान के साथ मैं कह दूँ ना कि सर मैं दिल से अटैच, मतलब ठीक है मेरे पति हैं, प्यार है, मैं ये नहीं कहती, मुझे फिक्र भी है उनकी। आज फिक्र तो रहेगा ना, एक इंसान होने के नाते इंसान है। बट ये कहते हैं ना कि एक बहुत ही दिल से जुड़ाव, दिल से प्यार, कि मैं उसके बिना मर ही जाऊंगी, जो कहते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है सर। अब मैं लिटरली कह रही हूँ, चाहे मेरे वो पति हैं चाहे कुछ भी है, मेरे अंदर वो चीज़ ही खत्म हो गई है। वो क्या कि वो सीख गए ना, एक बार वो बेवकूफ़ी होती है ज़िंदगी में। अब कल को ये मुझे छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे तो मुझे 100% पता है। कल को ऐसा कुछ इनकेस हो जाता है तो उस बंदे का अगर मेरे पे 100% असर आया था ना, तो इनका 60-50 पे आके रुक जाएगा। बस सीख गए ना आप, अनुभव हो जाता है, ऐसा ही होता है। और वो ना सबके साथ ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी अलग से हो जाएगा, नहीं होगा। वो चीज़ बेवकूफ़ी एक ही बार होती है। प्यार में बंदा एक बार बेवकूफ़ बनता है, वो प्यार नहीं, एक मोह होता है, एक पॉजिटिवनेस होती है। पॉजिटिवनेस, हाँ, प्यार नहीं था, वो पॉजिटिवनेस थी। प्यार तो असली था कृष्ण और राधा का। वो उस लेवल को जब अचीव करेंगे आप, अभी गीता में वो सारी चीज़ें आएंगी। गीता अभी शुरू, कृष्ण तो बोले ही नहीं है ना, अभी तो कृष्ण बोले ही नहीं है। जब कृष्ण बोलेंगे तब शुरू होगी ना गीता। तो अभी कृष्ण देखते हैं क्या कहते हैं, अभी कृष्ण तो सुन ही रहे हैं। जी। हाँ, तो अभी और सुनेंगे। अर्जुन बहुत बकवासबाजी करेगा। आप तो स्वीकार कर लेते हो, पहले भी अर्जुन स्वीकार नहीं करते हैं। वो नहीं करता, वो तो अपनी बीमारी को कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है। देखना अर्जुन कितनी बेवकूफ़ियाँ करेगा और कितनी दलीलें देगा अपने आप को बचाने की, लेकिन कृष्ण से कहाँ बचना मुमकिन है। देखते हैं कृष्ण कैसे अर्जुन को बदलता है। तो आप तो अर्जुन के मुकाबले बहुत ज़्यादा समझदार हो,
जब अर्जुन जैसा रियल बंदा, ना समझने वाला बंदा जब बदल सकता है या समझ सकता है गीता को, तो आप तो अर्जुन से 1000 गुना ज़्यादा गीता को समझ सकते हैं। आप में अर्जुन से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा चेतना है, क्योंकि उसे तीर चलाना, युद्ध करना आता था, बाकी कुछ नहीं आता था उसे। वो तो और ज़्यादा कमज़ोर था, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया था। भी इंसान एक मर्द होता है, वो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए तो उस मर्द होने का अधिकार नहीं है। लेकिन अर्जुन कहाँ कर पाया। द्रौपदी का भी वो हुआ था। हाँ, उसके सामने 2 बार मौके ऐसे आए, वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। कृष्ण थे जो द्रौपदी की रक्षा करते थे। कृष्ण ने तो द्रौपदी की क्यों, हर औरत की रक्षा की है जो उसके ऊपर विश्वास करती है। कृष्ण ने कभी किसी औरत का साथ छोड़ा ही नहीं, जो उसे दिल से चाहती है उसको अपनाया, चाहे शादियां 1 हो चाहे 1000 हो। जो उसको प्रति समर्पित है उसे इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ द्रौपदी को इनकार किया था। द्रौपदी शादी करना चाहती थी कृष्ण से, हमें बहन भाई के रूप में पढ़ने को मिलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। द्रौपदी खुद चाहती थी कि कृष्ण से शादी हो, लेकिन कृष्ण ने नहीं की, इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। वो कहानी बहुत मज़ेदार है, और कृष्ण ने ही अर्जुन से शादी करवाई थी, वरना द्रौपदी तो बहुत ज़्यादा अहंकारी थी। उसके अंदर ईगो, घमंड, अपनी खूबसूरती का और अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। द्रौपदी थी बहुत खूबसूरत, लेकिन अभिमान भी बहुत बड़ा था उसका। तो कृष्ण ने कैसे द्रौपदी को हैंडल किया, ये भी मज़ेदार कहानी है। तो अब देखो, द्रौपदी की रक्षा अर्जुन नहीं कर पाया। जब 5 भाइयों में कोई उसकी पत्नी को आपस में बांटने की सोचे तो क्या आदमी चुप रहेगा? नहीं। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाया ना। जब उसके सामने उसकी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, तब अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। तो अर्जुन वैसे कोई आदमी दमदार नहीं था, बस एक तीर चलाने में उसको महारत हासिल थी, और कुछ भी नहीं था उसके पल्ले। लेकिन आप तो बहुत उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। तो गीता देखना आपका कितना, ऐसी गीता में ऐसी चीज़ें आएंगी निकल के, इतना एक खजाना है। जैसे समुद्र में इतना खजाना दबा हुआ, पता नहीं क्या निकल जाए ना। गीता में अमृत खजाना है। मैं एक नास्तिक बंदा हूँ, मैं बता दूँ, मैं पूरी तरह से ही नास्तिक। बचपन से मैंने ये मूर्तियाँ तोड़ना, पीर की समाधियाँ तोड़नी, ये तो मैंने उल्टे काम बहुत किए हैं। नहीं था भी नहीं, वो मेरा ही एक ना उल्टा ही दिमाग चलता था। तो मैं तो ये जला देता था चीज़ें। लोग कहते भी ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ना ये नकली चीजें हैं। तो ढोंग टाइप की चीजें। हाँ, ढोंग। तो लेकिन मैं गीता कैसे हुआ कि गीता में कोई असली चीज़ है वो, कि मेरे दिमाग में चकरा गया कि मैं जो सोचता हूँ उससे तो वो बंदा 1000 गुना पावरफुल है, मैं तो उसके धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कृष्ण की जो समझ है, उसकी जो बुद्धि है, उसके बराबर तो हम कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन जितना हम कृष्ण को समझ ले, उतने दुख दर्द सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तब मैं कृष्ण के जीवन से और गीता से प्रभावित हुआ, फिर मेरा जीवन इसी के प्रति समर्पित हो गया। समर्पण है बस, और कुछ भी नहीं है। चलो इसे हम थोड़े से ब्रेक के बाद शुरू करते हैं।